कौन कौन प्रैक्टिस करते हैं जो बताया जाता है? किस किस ने अपना अपना होमवर्क किया है? किया होमवर्क? अपने माइंड के थॉट को ऑब्जर्व किया? किस किस ने किया ऑनेस्टली? ऑब्जर्वेशन में क्या मिला? माइंड और इंटेलेक्ट की फाइट मिली या एक दूसरे को कोऑपरेट करते हुए मिले? अच्छा, पहले वो हाथ उठाओ आप में से जिनके माइंड और इंटेलेक्ट में फाइट थी, जिनके मन और बुद्धि में फाइट थी, वो हाथ उठाओ। ओके, गुड। अच्छा, वे हाथ उठाओ जिनके मन और बुद्धि में कॉपरेशन था, जिनके मन और बुद्धि एक दूसरे को कॉपरेट कर रहे थे। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। कुछ हाथ हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे देख के। अरे वाह, ग्रेट ग्रेट, गुड टू सी, गुड टू सी। बहुत ही बढ़िया। ये सबसे खूबसूरत चीज है, जिनके माइंड और इंटेलेक्ट के बीच एक सहयोग हो जाता है। वो उन्होंने, अब मैं देखो फीलिंग सुनवाता हूं, जिनका टकराव रहा होगा, पहले मैं उनका 1 मिनट का एक्सपीरियंस जानना चाहूंगा। कोई है जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे जिनका मन बुद्धि का टकराव था, मन बुद्धि की नहीं सुन रहा था? कुछ चाहेंगे शेयर करना? एनीवन? जिनका मन नहीं, जिनका मन बुद्धि सहयोग नहीं करता। विदिता ने तो सहयोग में उठाया था ना। जिनका सहयोग नहीं कर रहा था, हाँ, सोनिया का पूछते हैं। सोनिया, अगर मन और बुद्धि सहयोग नहीं कर रहे थे तो क्या लग रहा था? किस तरह का फीलिंग आ रही थी अंदर में? जैसे टीयर डाउन होता है ना। हाँ। मन कह रहा है ये काम नहीं, ये काम गलत कर रहे हो जो आप कर रहे हो। लेकिन बुद्धि कह रही थी, मन कह रहा था या बुद्धि कह रही थी ये काम? बुद्धि कह रही थी जो आप कर रहे हो गलत कर रहे हो। और मन कह रहा था कर लो, नहीं करना चाहिए आपको ये काम। तो उस फाइट में आपकी स्थिति क्या हो रही थी अंदर में? आपकी फीलिंग्स क्या हो रही थी? मतलब ऐसा लग रहा था कि कहीं भाग जाओ, समझ ही नहीं आ रहा था क्या करना है क्या नहीं करना। ये मैं करना चाहती भी हूँ और नहीं भी करना चाहती, मतलब समझ ही नहीं आ रहा था। गुड, ठीक है। काजल भी हाथ उठा रहे हैं। काजल, आप किस में हो, सहयोग में या असहयोग था दोनों के बीच? अनम्यूट करो काजल, अनम्यूट करो। मैं अभी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ, दिल दिमाग में, मन में और दिमाग में एकदम कंफ्यूजिंग अभी भी रहता है मेरा। मैं तो अभी स्टार्टिंग में, इसलिए पता ही नहीं चलता है, डिसीजन नहीं ले पाते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं डॉक्टर श्वेता से पूछूंगा। डॉक्टर श्वेता, आप बताइए, जैसा आपने हाथ उठाया कि दोनों एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं, कभी ऐसा दोनों स्टेज बताना, अगर आपको पहले स्टेज का अनुभव भी हो कि दोनों खिलाफ थे और जब दोनों का सहयोग हुआ। पहले कभी खिलाफ थे या पहले भी सहयोगी थे? सर थोड़ा मतलब कुछ चीजों में खिलाफ थे और बहुत सी चीजों में सहयोगी थे। हाँ। तो खिलाफ की स्थिति का प्रेशर क्या होता है और सहयोग की स्थिति की खुशी क्या होती है? सहयोग की स्थिति की खुशी तो एक क्लियर थॉट माइंड में है, तो सारी चीजें क्लियर है कि क्या करना है और कोई भी उलझन नहीं है। बट अगर हमारी नॉन कोऑपरेशन की स्थिति होती है, असहयोग की स्थिति, तो फिर किसी काम को करने का मन नहीं होता और डिसीजन नहीं ले पाते। ऐसी स्थिति एक दिन पहले हुई थी, एग्जैक्टली कल तो नहीं, लेकिन एक दिन पहले मेरे साथ हुई थी। तो 2-3 आवर्स मैं नहीं कुछ कर पा रही थी। चलिए, देखिए मैं अब आपको 2 चीजें बताऊंगा। पहली बात, ये आप सबको अंडरस्टैंड करने में बड़ा आनंद आएगा। मन और सुजाता जी भी कुछ शेयर करना चाहते हैं। सुजाता जी, अनम्यूट करिए। हाँ जी जी। मैं अचानक जो है बहुत परेशान हो जाती हूँ, कोई कारण समझ नहीं आता मुझे, और मतलब उसके बाद थोड़ी देर बाद नॉर्मलाइज हो जाती हूँ। अपने मन को जब समझाती हूँ तो बहुत नॉर्मलाइज भी हो जाती हूँ, पर मुझे आज तक ये कारण समझ नहीं आया, जबकि कोई ऐसा टेंशन का कारण नहीं है। पर मैं बहुत ज्यादा, मतलब ऐसा दिल करता है कि मैं रोऊं या क्या करूं, ये स्थिति रहती है मेरे मन की। ओके, हाँ, ठीक है, ऐसा होता है और मैं उनके रीजंस पे भी जाऊंगा आपके साथ कि ऐसा क्यों होता है ना। ये भी रीजन आपको बताएंगे
ऐसी स्थितियां क्यों आती हैं कि जब हम कंफ्यूज स्टेट में रहते हैं, और ऐसी स्थितियां कब नहीं आएंगी कि जब आपको ये चीजें प्रभावित नहीं करेंगी। मैं आज उसके ऊपर भी आपसे थोड़ी थोड़ी, एक्चुअली क्या है कि ये जितनी भी आपकी जो स्थितियां इनको लिखते रहिएगा, कोर्स खत्म होते होते ये सारी स्थितियां आपकी सॉल्व हो जाएंगी। क्योंकि बस इसमें बात ये है, कुछ स्थितियां जैसे आपका आज क्वेश्चन उठा है आज सॉल्व हो जाएंगी, लेकिन क्योंकि उनका लिंक कल के कोर्स से नहीं है, तो हो सकता है ये 8वें दिन के कोर्स में जाकर के लिंकिंग करेगी। क्योंकि आप अभी जो हमारी स्टेज होती है जब हम करना शुरू करते हैं, तो वी आर अ पिटारा ऑफ प्रॉब्लम्स। हम सभी के सभी ना पिटारा होते हैं प्रॉब्लम्स के। अब एक्चुअली अब हमारी प्रॉब्लम जैसे स्टेज बाय स्टेज होती है ना, तो उस स्टेज में ऐसा नहीं हो सकता कि पहली स्टेज में लास्ट की स्टेज की प्रॉब्लम को ले लिया जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा, है ना। सेकंड स्टेज की प्रॉब्लम सेकंड स्टेज में ही आएगी, थर्ड स्टेज की प्रॉब्लम थर्ड स्टेज में ही आएगी। सो कीप पेशेंस, अपना पेशेंस आप बना के रखो। अब तक बस मैं पहले तो ये जानना चाहता हूं आपसे, तो थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले, अभी तक जो कोर्स हो रहा है, इस कोर्स को करने से आप में से किस किस को ये होप आया है कि यस, अगर हम इस प्रोसीजर से गए तो हमें हमारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे? ऐसा होप कितनों को आ रहा है ना? हाथ हिला के बताइए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है ना। क्योंकि जहां कहते हैं जहां उम्मीद है वहां सब कुछ है ना। सबसे पहले होप इंपॉर्टेंट है। तो मेरा बस इतना ही आपको बताना है कि बस आप पेशेंस रखो, दुनिया की हर समस्या का समाधान है। जैसे मैंने पहले दिन भी पूछा, शायद आपको याद होगा, फिर पूछता हूं किससे, प्रॉब्लम पहले बनी है या आंसर पहले बना है? क्या कहेंगे डॉक्टर श्वेता, प्रॉब्लम पहले बना है या आंसर पहले बना है? आंसर पहले, है ना। तभी हम क्या बोलते हैं, हर सवाल का जवाब है। हर सवाल का जवाब, दुनिया में कोई क्वेश्चन अनआंसर्ड है ही नहीं। तो बस इस बात को अपने मन में आप हमेशा रखो। पता है ये एक सबसे बड़ी होप होती है। मैंने तो इस वाली बात को समझने के बाद से मेरा टेंशन खत्म ही हो गया। मेरे को ये लगता है हमेशा कोई भी प्रॉब्लम है, अच्छा ठीक है मेरे पास सोल्यूशन नहीं है पर किसी के पास तो होगा। अभी मैं पहले अपनी बात कल से ही शुरू करूंगा, क्योंकि आज का जो लिंकिंग है वो कल से। कल मैं एक बात सुना रहा था शायद आपको अपने बारे में, कि जब मैं कभी बीमार हो जाता हूँ तो मैं अपने घर में नहीं बताता हूँ, और वहां पे हमने अटैचमेंट के प्रोसेस को लिया था, तो मैं वहीं से कंटिन्यू करूंगा अपनी बात। मैं क्यों नहीं बताता हूँ अपने घर में, है ना। और जब मैं ठीक हो जाता हूँ तब मैं बताता हूँ, तो मेरे घर वाले बड़े परेशान होते हैं, कैसा बंदा है ये, बीमार हो जाता तब तक तो पता नहीं चलता, जब ठीक हो जाता है तो बताता है कि मैं बीमार हुआ था। क्या फायदा है ऐसा करने का? तो मैंने उनसे पूछा कि चलो अगर मैं बीमार होता हूं और मैं आपको बता दूं तो इसके फायदे बताओ आप मुझे, क्या फायदे होंगे? नहीं हम तुम्हें देखने आ जाएंगे, हम तुम्हारी केयर कर देंगे। मैंने कहा सारे सारे बोझ ही चढ़ाओगे, उसके अलावा तो कुछ करने वाले हो नहीं। भाई केयर करोगे तो भी मुझ पर बोझ है ना, मेरी चिंता करोगे तो भी मेरे ऊपर वो बोझ है। तो पहला तो खाता चुप तो हो नहीं रहा है मेरे से, इतने जन्मों का पहले से ही बोझ है, मैं और नए बोझ और तैयार करूं। भाई मेरी बीमारी तो आप ठीक नहीं कर सकते ना, और मैं इतना बीमार हूं नहीं कि मैं अपनी केयर खुद कर ना सकूं। समझना है इस बात को। एक और बात क्या होती है, आप देखते हैं कभी जनरली लोग थोड़े से बीमार पड़ते हैं और जो उनके पास आता है उनसे पूछता अच्छा क्या हुआ, तो शुरू से शुरू करते हैं जहां से पहले दिन वायरस आया, फिर मेरे को बुखार आया, फिर मेरे को ये हुआ, पूरी कहानी। अच्छा एक को बताएंगे, फिर कोई दूसरा आ जाएगा, फिर कहानी वहीं से शुरू। मतलब उनको बीमारी इतनी बार रट जाती है कि इतनी बार उनको सोल्यूशन नहीं रटता है, बट वो बीमारियों को इतनी बार बताते हैं दूसरों को, और उनको हर बार क्या पता क्यों बताते हैं बीमारी को, ताकि दूसरा उनको बोले अच्छा 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 ऐसा हुआ, यानी उनके प्रति सहानुभूति का भाव रखा जाए। उस सहानुभूति को पाने के लिए वो हर एक को डिटेल में अपनी बीमारी और अपने ऑपरेशंस और अपने ये सब चीजों के बारे में बताते हैं। ऐसा है या नहीं? आप सबने भी कभी कभी किया होगा कभी कभी किया है। मैं तो करता था भाई बचपन में तो बहुत किया है मैंने। मैं आपको सच बताऊं, मैं तो भगवान से प्रार्थना किया करता था, भगवान मेरे को बीमार कर दो। पता है क्यों? क्योंकि बीमारी में बड़ी सेवा होती है। जब हम बीमार पड़ते हैं ना, मम्मी भी सेवा करती है, पापा भी रोज फ्रूट लेके आते हैं, है ना, रोज जूस लेकर के आते हैं। कोई पढ़ने के लिए भी नहीं कहता है, बच्चों को बड़ा बड़ा जाता है। सबसे बढ़िया फायदा तो उनको होता है, उनसे कोई पढ़ने के लिए नहीं कहता है।
और उनसे कोई डांटता भी नहीं है उनको जब तक वो बीमार रहते हैं। इसलिए कभी भी देखना बच्चे अक्सर करके ये प्रार्थना करते पाए जाते हैं। और आप देखना कई बच्चे बहाना बनाते हैं, आज मम्मी पेट में बहुत दर्द है, उन्हें कुछ हो या ना हो, है ना। ऐसे बहाने वो क्यों बना रहे होते हैं? एक्चुअली उनको पता है इन पे दया आ जाएगी, उनके ऊपर रहम आ जाएगा। हम सब लोग कहीं ना कहीं सहानुभूति के भूखे होते हैं, ये लिख लेना आप अपने पास। हम ऑलवेज सिंपैथीज के भूखे होते हैं, और यही कारण होता है। आपको वैसे ही बताऊं, घरों में जितने लोग भी सिर दर्द का बहाना करते हैं, बदन दर्द का बहाना करते हैं, रात में नींद ठीक से नहीं आई का बहाना करते हैं, उनका मुख्य कारण ये होता है कोई उन्हें कंसर्न करे, कोई उनको भी थोड़ा वैल्यू दे और ये माने कि हाँ भाई उनको भी थोड़े आराम की आवश्यकता है करके। लेकिन जब भी आप कभी बीमार पड़े, मैं आगे से आपको बता रहा हूं, आपको नहीं पता चल रहा है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड, जो आपकी सबसे बड़ी शक्ति है, उसको बार बार बीमारी के रिपीटेशन से हीलिंग की बजाय बीमारी को एम्पावर करने की शक्ति दे रहे होते हैं। हम अपने विचारों से ही, हमें पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? हमें बचपन से सब कुछ सिखाया जाता है, कैसे खाओ, कैसे पहनो, कैसे जाओ, कैसे आओ, कैसे बैठो, पर कोई ये नहीं सिखाता कैसे सोचो। सिखाता है? आज तक आपको सिखाया किसी ने बचपन से लेके कि भाई कैसे सोचा? ये तो बोलेंगे सकारात्मक सोचो, अच्छा सोचो, लेकिन सकारात्मक कैसे सोचूं, सकारात्मक होता क्या है, इसकी ट्रेनिंग कोई नहीं देता। अच्छा सोचो, पर मैं अच्छा सोचूं कैसे? चल ही नहीं रहा सोच में अच्छा। उसका प्रोसेस क्या है, कहां से मैं वो चीज करूं, ये मुझे कोई नहीं सिखाता। अब आप मुझे बताइए, ऑनेस्टली बताइए, आप सबने जो अभी मन का चैप्टर जब पढ़ा था, जब हमने इंफॉर्मेशन से बात को हम लेके गए थे कि इंफॉर्मेशन से थॉट से इमोशंस एंड एक्शन एंड ऑल, जो हमने अपना उस चैप्टर में किया, आप मुझे ऑनेस्टली बताइए, मुझसे कहा जा रहा है अच्छा सोचो, तो क्या सोच डायरेक्ट है या सोच से पहले इंफॉर्मेशन है? क्या बिना इंफॉर्मेशन के थॉट चलता है आपका? आप मुझे बताइए, आपके जितने भी चिंतन चलते हैं, सबका बीज इंफॉर्मेशन है या नहीं? हाथ हिला के बताइए सभी साथी, है ना? इंफॉर्मेशन है ना? अब आप बताइए कि मुझे किसी ने यह नहीं सिखाया कि मैं कौन सी इंफॉर्मेशन डालूं ताकि मेरे थॉट गुड ही क्रिएट हों। और ऐसी बातों को जनरलाइज लिया गया। इवन देन हमें पता है, जब भी कभी वैल्यू सिस्टम की बात आई तो हमसे कहा गया, अभी आप देखो, मैं आपको बहुत छोटी छोटी बातों पे लेके जाता हूं, ये इंटेलिजेंट अंडरस्टैंडिंग्स होती है, दैट्स व्हाई मैं इनको सबको इंटेलिजेंस में कवर कर रहा हूं। आप सब अपना बचपन याद करो, और यहाँ पे माएं बैठी हुई हैं, उन्होंने अपने बच्चों के साथ भी वही काम किया है। बच्चा पैदा होता है, थोड़ा सा समझदार होना शुरू होता है, थोड़ा सा जब वो समझने लग जाता है, आपको आइडेंटिफाई करने लग जाता है, क्या सिखाते हैं उसको? क्या सिखाते हैं उसको? सिखाते हैं ई फॉर ईयर, ई फॉर आई, एन फॉर नोज, सिखाते हैं ना? हाँ या ना? हाथ हिला के बताओ मैं गलत कह रहा हूं? फिर ए फॉर एप्पल, फिर बी फॉर बॉल, फिर सी फॉर कैट, इसको हम सिखाते हैं, सब सिखाते हैं, है ना? अच्छा, उसके अलावा एच फॉर हेयर, सब ये सब बॉडी पार्ट सिखाएंगे, चीज सिखाएंगे, इनके बारे में बताएंगे। इसके बाद में क्या होता है, जब बच्चा धीरे धीरे स्कूल जाने लगता है तो आने के बाद मम्मी उससे पहले क्या पूछती है? बेटा होमवर्क हुआ? पूछते नहीं? क्लास में क्या वर्क मिला, आपने अपना होमवर्क किया, आपने लर्न किया, आपने रिमेंबर किया, ऐसी बातें हम बोलते हैं, हाँ या ना? सब बोलते हैं। अच्छा, अब मेरा सवाल ये है, अच्छा हाँ, अब वो थोड़ा सा और बड़ा होता है ना? जब बड़ा जैसे जैसे होता चला जाता है तो हमारी सब्जेक्टिव सोच और भी गहरी होती जाती है। हम उस समय से क्या पूछें, अच्छा मैथ का काम हुआ, साइंस हुआ, स्पेसिफाइड होने लग गया अब हम, है ना? ट्यूशन का काम किया, फलाना काम किया। ये पूछना गलत नहीं है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि ये पूछ के आप कोई गलती कर रहे हैं, ये पूछना जरूरी है, पूछना चाहिए, लेकिन केवल यही पूछना चाहिए क्या? क्या आज तक आपने अपने बच्चे से ये पूछा कि आज आपने अपने डिटर्मिनेशन पे कितना काम किया?
आज आपने अपने डिसिप्लिन पे कितना काम किया? आज आपने डिसिप्लिन के लिए अपने आप को, कभी आपने उसको सिखाया A फॉर एक्सेप्टेंस, L फॉर लव, C फॉर केयर? किसी ने सिखाया? कभी आपने अल्फाबेट्स को इस रूप में कन्वर्ट किया? आप बताओ। अब आप बताइए, जब आपने बच्चों को भी सिखाया नहीं कि L फॉर लव और C फॉर केयर, तो वो कैसे करेगा लव एंड केयर? आपने सदा उसके माइंड की प्रोग्रामिंग में इंपॉर्टेंस बताई साइंस की, इंपॉर्टेंस बताई इंग्लिश की, इंपॉर्टेंस बताई हिस्ट्री की, इंपॉर्टेंस बताई मैथमेटिक्स की, इंपॉर्टेंस बताई केमिस्ट्री की, इंपॉर्टेंस बताई। अच्छा, एक और खास बात, बच्चा आया, वो उसके दोस्तों को चोट लग गई थी, उसकी हेल्प करने में वो लेट हो गया। ध्यान से सुनना, ऐसे काम हुए हैं, क्योंकि मुझे पता है, मेरे साथ में भी हुए। अब उसमें मेरा ट्यूशन छूट गया किसी की हेल्प करने में। घर आते क्या होता है, माता पिता कैसे सेवा करते हैं फिर बच्चे की? सब हंस रहे हैं, सबको पता है कैसी सेवा की जाती है बच्चे की। उसकी हेल्प को अप्रिशिएट नहीं किया था कि तूने किसी की हेल्प करके अच्छा काम किया, वो तो ठीक, ऐसे बोलेंगे हाँ तूने हेल्प की वो तो ठीक है, पर ट्यूशन क्यों छोड़ा? अगला सेंटेंस वो, जबकि जेन्युइनली उस बेचारे ने वो चीज, अब उसको क्या समझ में आएगी जिंदगी में? हेल्प करना बेकार है, ट्यूशन पढ़ना इंपॉर्टेंट है। अब आप बताइए, रिश्तों की खूबसूरती हेल्पिंग एटीट्यूड से बनने वाली थी या ट्यूशन एटीट्यूड से बनने वाली थी? शायद ट्यूशन का रिपीटेशन हो सकता था, लेकिन आज आपने उसके सामने जो बात कह के उसके माइंड के अंदर पेनिट्रेट कर दी, जिससे दूर कर दिया, अब वो उसकी पूरी लाइफ बनने वाला है। क्योंकि उसका बिलीफ, और क्या सिखाएंगे? कभी किसी पे भरोसा मत करना। क्या सिखाते हैं हम? ये दुनिया बड़ी खराब है, कभी किसी पर क्या मत करना? भरोसा। अब भरोसा क्या है? वैल्यू। और हम क्या कह रहे हैं उससे? किसी पर भरोसा मत करना, मतलब सारी जिंदगी तुम डर डर के और शक में ही जीना। क्यों? क्योंकि किसी एक आध इंसान ने कोई धोखा दे दिया होगा। अब ध्यान सुनिएगा मेरी बात, आप सब अपनी अपनी पूरी लाइफ लिखना, आपकी लाइफ में आपको धोखा देने वाले कितने लोग होते हैं? कितने लोग धोखा देते हैं? 1 2 3 4, मतलब मैक्सिमम बता रहा हूं, इतने तो 4 तो होते नहीं है, 1 या 2 ही होते हैं जो धोखा देते हैं। और सपोर्ट करने वाले कितने लोग होते हैं? आप बताइए मुझे। हाँ ब्रदर, आप बताइए। एसपी नाम से, नाम पूरा नहीं है आपका, मेरे को नहीं पता है क्या नाम है भाई का। अपने को अनम्यूट कीजिए आप। जी सर। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ भाई आपसे कि हमें धोखा देने वाले लोगों की संख्या ज्यादा होती है या हमें सहयोग देने वाले या भरोसा देने वाले लोगों की संख्या ज्यादा होती है हमारी जिंदगी में? जी भाई जी, सहयोग देने वालों की ज्यादा रहती है संख्या। लेकिन हम क्या अपना बिलीफ सिस्टम बना लेते हैं, कभी किसी पे भरोसा मत करना, जबकि संख्या भरोसा देने वालों की ज्यादा है जी। बट हम क्या सिखा रहे हैं सबको? किसी पे भरोसा मत करना, दुनिया बड़ी खराब है। आप बताओ, दुनिया खराब है या अच्छी है? यहां की दुनिया खराब है। ये यहां आपके अंदर जो दुनिया है, दुनिया हमें वैसी नहीं दिखती जैसी दुनिया है। दुनिया हमें वैसी दिखती है जैसे हम खुद अंदर से हैं। एक शक वाले व्यक्ति को सब में शक नजर आता है और एक विश्वास वाले व्यक्ति को सब में विश्वास नजर आता है। दैट इज कॉल्ड इंटेलिजेंस। समझ को समझिए पहले। हम समझ को ही नहीं समझते, पहली बात तो। हमें ये समझना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि बेसिकली भाई, जब भरोसा ज्यादा लोग दे रहे हैं तो मुझे भरोसे का गुण बनाना चाहिए या धोखे वाली बात को, एक बात से डर के अपनी जिंदगी डरपोक बनानी चाहिए? आज मैं गारंटी देता हूं आपको मैं इतने सारे कारण दूंगा प्यारे भाई बहनों, जब आप उन कारणों पर विचार करोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि हमने जबरदस्ती खुद को टेंशन दे रखी है। यानी टेंशन का एक भी रीजन जिंदगी में है ही नहीं। ये सिर्फ हमारी खुद की एक रॉन्ग बिलीफ सिस्टम के कारण से हुआ है सब कुछ हमारी जिंदगी में। उस अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम के कारण से हुआ है। कुछ कहना है विदिता बहन? यस बताइए। भाई जी, ट्रस्ट की बात हो रही है तो मेरी ये है, मैंने अपने प्रॉब्लम्स में लिख भी रखा है कि मुझे है ट्रस्ट
इशू है, मतलब क्योंकि धोखा मिला था या बहुत ज्यादा परेशानी आई थी? आपकी आवाज किसी तरफ क्लियर से? नहीं आ रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आया क्या बोला आपने। अभी अभी आ रही है? हाँ अभी क्लियर है, अब बताइए। मैं कह रही हूँ मुझे भी ट्रस्ट इशू है। हाँ। और समहाउ मैं उससे बहुत कोशिश करती हूँ उसको लेट डाउन करने की कि नहीं बाबा, मैं तो बाबा की बच्ची हूँ, या मुझे ट्रस्ट होना चाहिए जैसा बाबा के बच्चे हैं। मैं बहुत अपने आप को साइकिक को ट्रेन करने की कोशिश करती हूँ, पर फिर भी कुछ एक दो आत्माएं हैं जिनसे मुझे डर लगता है। लिटरली मैं उनसे दूर रहना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ ये मेरे कभी मेरी जिंदगी में दोबारा ना आए, मुझसे दूर रहे, क्योंकि मेरे को है ट्रस्ट इशू उनसे। तो मेरे को ये सेशन एंड होते होते मेरी ये प्रॉब्लम मैं सॉल्व करना चाहती हूँ। नहीं, सॉल्व तो तब कर पाएंगे ना जब पहले भरोसा सीखेंगे करना। आप किसी को भरोसे का थॉट दोगे तो भरोसे का एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आपको मेरे इस एग्जांपल से समझ में आएगा सभी को। आप सभी ने ये सुना है कि जंगल में जब ऋषि मुनि तपस्या किया करते थे तो उनके ऑरा में जब भी कोई हिंसक जानवर आता था तो आकर के वो अपनी हिंसक वृत्ति भूल जाता था। सबने सुना या नहीं सुना? टीवी में भी देखा होगा, नाटकों में दिखाते हैं, चीज दिखाते हैं कि जब कोई ऋषि तपस्या करता था तो अगर कोई सांप आता था तो वो डसना भूल जाता था, शेर आता था तो वो खाना भूल जाता था, और जबकि उसी जंगल से कोई साधारण व्यक्ति जाता था तो उसे वो खा जाते थे या डस लेते थे। क्या कारण था? क्योंकि वो ऋषि सभी प्राणी मात्र के प्रति क्या प्रकंपन भेज रहा होता था? प्रेम के, सुख के, प्रकृति को सहयोग के। तो जिसके कारण से क्या होता था, जब जैसे प्रकंपन उसके चारों ओर होते थे तो जैसे ही जानवर उस प्रकंपन के अंदर आते थे तो उनकी चीजें बदल जाती थी। मैं एक कहानी सुनाता हूं आपको, जिससे मैं आपको इस कहानी को इसलिए भी सुना रहा हूं। इंटेलिजेंस के देवता किसको माना जाता है? कौन बताएगा? जिन देवता को इंटेलिजेंस का देवता मानते हैं, किसको? गणेश जी। गणेश जी, है ना? क्योंकि उनका सर क्या दिखाया है? बड़ा, विशाल बुद्धि कहते हैं उनको, है ना? विद्यापति कहते हैं उनको। आप सबने दो रेखाओं की कहानी सुनी होगी, हालांकि मेरा इसके ऊपर वीडियो भी है, दिव्या से सुन सकते हैं, लेकिन मैं यहां सुना रहा हूं उसको दोबारा से क्योंकि उसकी लिंकिंग है थोड़ा। और जिनके वीडियोस ऑन नहीं है वो अपने वीडियोस ऑन कर लें। ये कहानी बहुत महत्वपूर्ण है, जरूर ध्यान से सुनिएगा आप सभी। आप सबने लक्ष्मण रेखा एक कहानी सुनी है। लक्ष्मण रेखा किस लिए खींची गई थी? ताकि सीता जी की रक्षा हो सके जब राम के पास वो जा रहे हैं। लेकिन उस रेखा को वरदान क्या देके गए थे वो? कि जो भी कोई इस रेखा को क्रॉस करेगा वो जलकर भस्म हो जाएगा। यही वरदान था ना लक्ष्मण रेखा को? मैं सही कह रहा हूं? कुछ गलती तो नहीं है? अब क्या हुआ? क्या वो रेखा सीता जी को बचा पाई? अब उसमें हम क्या दिखा देते हैं? सीता जी ने मर्यादा की लकीर लांघ दी और इसलिए रावण उठा के ले गया। आप मुझे बताइए, क्या सीता जी उस लकीर को लांघना चाहती थी? क्या वे कोई चरित्रहीन नारी थी? क्या उनके मन में था कि वो रावण के साथ चली जाए? हाँ, भावनात्मक इश्यू था उनके साथ, भावुक थी, जिसके कारण से वो उसका उन्होंने देखा कि भाई कुछ नुकसान ना हो जाए मेरे परिवार का, इसलिए लांग के इसको दे देती हूं करके। और ये एक नासमझी दिखाई है कि देवी होने के बावजूद भी पहचान नहीं पाई, वो एक अलग इशू है। लेकिन सीता जी की रक्षा क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि उस रेखा को वरदान क्या था? पाप को मारने का या पापी को मारने का? पापी को, क्योंकि व्यक्ति जलकर भस्म हो रहा है, ना कि उसके मन की गंदगी। जब भी वो रेखा पैर रख रहा है, अब वो जल रहा है, वो पीछे हट गया, पीछे हटा और उसने सीता जी को बाहर बुलाया और ले गया। अब गणेश रेखा के बारे में सुना है किसी ने आप में से? गणेश रेखा, चलिए आज सुनाते हैं आपको गणेश रेखा के बारे में, है ना? एक बार क्या हुआ कि कैलाश से मतलब ऐसी कहानी है पुराणों में, कैलाश से शंकर और पार्वती जी कहीं घूमने के लिए चले गए। जब वो घूमने के लिए गए तो अब कैलाश की जिम्मेदारी गणेश जी को सौंप गए कि भाई अब कैलाश की रक्षा करना आपका काम है, क्योंकि राक्षस कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करते रहते थे, उपद्रव। अब क्या हुआ, राक्षसों ने क्या काम किया? देखा कि अभी कैलाश पे शंकर पार्वती नहीं है तो उन्होंने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। अब देवताओं पे जब भी कोई आक्रमण होता था क्या दिखाते हैं टीवी में? कहाँ जाते थे दौड़े दौड़े? उनके पास एक ही था, महादेव के पास चलो, वहीं जाकर के इलाज होने वाला है कुछ।
अब वो वहां पे आ गए, अब वहां तो शंकर पार्वती जी तो है नहीं, वहां पे कौन है, गणेश जी है। अब गणेश जी से कहते हैं भाई अब आप ही बचा सकते हो हमें। तो वो कहते हैं भाई मैं तो इसकी सुरक्षा में हूँ, यहाँ पे कैलाश की सुरक्षा के लिए हूँ, मेरे को तो मैं वहां पे कैसे आ सकता हूँ। कहते जी आप नहीं आए तो हम तो बराबर हो जाएंगे सब, है ना। तो उन्होंने क्या कहा, तो कह रहे कि नहीं नहीं आपको तो आना पड़ेगा। बोले चलो ठीक है। तो गणेश जी ने एक रेखा खींची कैलाश के चारों तरफ, और उस रेखा को क्या वरदान दिया, जो भी इस रेखा के अंदर आएगा वो देवताओं की तरह सोचना शुरू कर देगा। इसीलिए कहते हैं गणेश को देवता ऑफ इंटेलिजेंस। समझ आ रही मेरी बात? क्योंकि क्या मारा, देवताई गुण क्या है, पाप को मारो या पापी को, पाप को मारो, पाप को, पापी को नहीं। क्योंकि अगर डाकू रत्नाकर वाल्मीकि बन सकते हैं, इसका मतलब पापी बुरा नहीं होता, उसके अंदर का पाप बुरा होता है। व्यक्ति बुरा नहीं होता, उसके अंदर की गलती बुरी होती है। ये है इंटेलिजेंस, तरीका सोचने का। अब क्या हुआ, राक्षस आए, जैसे ही कैलाश को बर्बाद करने एंटर करें, एंटर करते सोचे कितने सुंदर पहाड़ हैं, कितने सुंदर पर्वत हैं, कितना हरियाली है यहाँ पे, कितना अच्छा है। जैसी लकीर से बाहर आए, सोचे अरे हम तो इसको नष्ट करने के लिए आए थे, फिर से राक्षस प्रवृत्ति जाग जाए। फिर अंदर एंटर करें, फिर देवता की तरह सोचे, तो क्या हुआ होगा, गणेश जी ने उधर देवताओं की रक्षा भी कर दी और इधर कैलाश की रक्षा भी कर दी। समझ आया मेरी बात? तो जो आप कह रही हैं मैं ट्रस्ट नहीं कर पाती हूं, ट्रस्ट करेंगी तो आपके ट्रस्ट की रेखा के अंदर एंटर करते ही अगर कोई धोखा देने भी आया होगा तो वो भी ट्रस्टी काम करना शुरू कर देगा। सो इट्स ऑल डिपेंड ऑन अस। यही है मेडिटेटिव स्टेज। मेडिटेटिव स्टेज का मतलब ही ये होता है कि जब आप देखिए, सपोज करिए दो वायर हैं, अगर एक वायर ये है और एक दूसरा वायर है, मैं दूसरे वायर जिसमें इलेक्ट्रिसिटी है इससे कनेक्ट करता हूं, फिर कोई भी इस वायर को पकड़े उसमें इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी। मुझ में ताकत ना सही, लेकिन व्हेन आई विल कनेक्ट विद द हाईएस्ट, जब मैं कनेक्ट कर जाऊंगा हाईएस्ट के साथ में, तो क्या होगा, उनकी लाइट मुझ में आएगी और फिर वो लाइट दूसरी तरफ ट्रांसफर हो जाएगी। तो कहने का अर्थ ये हुआ, शुभ हमारे मन की शक्ति होती क्या चीज है। कुछ लोग कहते हैं मेरा मन भगवान में नहीं लग रहा है, मेरा मन यहाँ पे नहीं लग रहा है। आज मैं आपको थोड़ा सा मन की स्टेज भी समझाऊंगा। देखिए, मन और बुद्धि ये दो ऐसे समागम होते हैं, यदि आपने इन दोनों की बातों को समझ लिया तो आप इनको दोनों को संभाल सकते हो और दोनों को साथ मिला के किसी भी असंभव को संभव बना सकते हो। आप चेक करिए, अपने वर्क की एक लिस्ट बनाइए, आप सभी अभी बनाइए, आपको मैं देता हूं 2 से 3 मिनट। अपने सबसे जरूरी कामों की लिस्ट बनाइए, जो काम आपको करने ही करने जरूरी होते हैं, उन कामों में ही आपकी सफलता और असफलता निर्धारित करते हैं वे कर्म, वे ही आपके सुख दुख को निर्धारित करते हैं। ऐसे 5-5 कामों की लिस्ट बनाइए आप सभी, अभी बनाइए। आज मैं आपको थोड़ा सा, क्योंकि कोई बात नहीं, हम इस सेशन को थोड़ा सा इंटेलिजेंस का सेशन है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, इसको हम डिटेल में ही करेंगे। सब बनाइए, अपने डायरी में लिखिए, 5-5 ऐसे कामों की लिस्ट बनाइए जो काम आपका महत्व निर्धारित करते हैं। बनाया सबने? 5 इंपॉर्टेंट काम जल्दी से लिख सकते हैं आप, सबके पास में बिल्कुल रेडी टू होते हैं। अच्छा, अब इन 5 कामों में से मुझे एक भी व्यक्ति हाथ उठाइए जिसमें आपके मन बुद्धि का यूज ना होता हो। इन 5 में से आप एक भी काम कर पाए बिना मन बुद्धि के यूज के, कोई सा काम ऐसा है? कोई सा काम ऐसा है? 5 के 5 काम में क्या यूज होने वाला है आपका? मन और बुद्धि। अब ध्यान से समझना, अब मैं आपको थोड़ा सा इस पे बोर्ड पे बताता हूं, सब यहां पे ध्यान से देखेंगे।
आपका एक चीज है मन, एक चीज है यहां पर बुद्धि, है ना। अब यहां पे ध्यान देखना, अगर मन आपका पावरफुल हो गया और बुद्धि कमजोर हो गई तो क्या होगा? आप 100% अपने काम में फेल होंगे। फेल होंगे। लेकिन अगर आपकी बुद्धि पावरफुल हो गई, मन थोड़ा कमजोर भी हुआ, तो भी आप 100% सफल हो जाएंगे। यह फर्क है मन और बुद्धि में। कारण समझाता हूं इसके पीछे मैं आपको। मन क्या चीज है? मन एक डिस्ट्रैक्टेड चीज है हमेशा, इसलिए इसकी तुलना चंचल घोड़े जैसी चीज से की जाती है, बंदर से की जाती है। लेकिन एक खास बात है इस मन की, ये बहुत ही समझदार है चॉइसेस में, समझदार है चुनाव में, चॉइसेस में बड़ा समझदार है। मैं अभी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा सभी को। आप में से कोई भी एक जन हाथ उठाइए जो मेरे साथ कन्वर्सेशन करेंगे, क्योंकि मैं कन्वर्सेशन में आपको ये प्रमाणित करूंगा, है ना। नए साथियों में से कोई करे, जो नए पहली बार कोर्स कर रहे हैं, ऐसे कोई हाथ उठाए। नए हैं कोई जो फर्स्ट टाइम कोर्स कर रहे हो? फर्स्ट टाइम कोर्स कर रहे हो? क्या सब पुराने ही आए आज? नया कोई नहीं है क्या? हाँ, राजीव जी हैं। राजीव जी, पर आप तो, आपको मेरी आवाज कहाँ आ रही है? आप तो म्यूट वो ही नहीं है, आपका ऑडियो कनेक्ट नहीं है शायद। आवाज आ रही है मेरी राजीव जी को? आपका तो ऑडियो कनेक्ट नहीं। हर्षित, चलो हर्षित से पूछते हैं। हर्षित मुझे यंग बच्चा दिख रहा है। हर्षित अनम्यूट करो। हर्षित, मैं आपसे कुछ सवाल पूछूं, आप जवाब देंगे सबकी तरफ से? हा? आपकी आवाज नहीं आ रही लेकिन। हेलो? नहीं, ये प्रैक्टिकल चीज है इसलिए मेरे को थोड़ा सा। हेलो? हेलो, हाँ हाँ, यस हर्षित। मेरा एक सवाल है, मैं आपके सामने कुछ कुछ चीज रखूंगा, आपको उन चीजों को चूज करना है बस, है ना। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि आपको सक्सेस और फेलियर में से चूज करना है, तो आप क्या चूज करोगे? सक्सेस। सक्सेस। मैं सुख और दुख में से चूज करवाऊं तो क्या चूज करोगे? सुख। अच्छा और बुरे में से चुनाव करवाऊं तो क्या चुनोगे? अच्छा। अमीरी और गरीबी में से चुनाव करवाऊं तो क्या चुनोगे? अमीरी। अमीरी नहीं, बिल्कुल सही कर रहे हो आप। सारी चीजें मैं वही पूछता जा रहा हूँ ना। देखो, मैं आपको ये साबित करना चाहता हूँ हमारा माइंड कितना इंटेलिजेंट होता है। मैं आपसे जितने चुनाव करवाऊंगा ना। अच्छा, स्वास्थ्य और बीमारी में से क्या चुनोगे आप? स्वास्थ्य। अच्छे रिलेशंस और बुरे रिलेशंस में से क्या चुनोगे आप? अच्छे रिलेशंस। अब ये सब किसने चुने? आपके मन ने ना। तो इसका मतलब आपका मन क्या चुनता है? सब कुछ सही। सही। अब अपने मन से ये पूछो, भाई जो तू करने के लिए कह रहा है, क्या उससे सब कुछ मिलेगा? मन बड़ा इंटेलिजेंट है, ये काउंसलिंग है मन की। मैं अपने मन की काउंसलिंग ऐसे ही करता हूं। पहले मैं क्या करता हूं, उससे चुनाव करवा लेता हूं। अब उसने क्या चुना है? सुख चाहिए। उसने क्या चुना है? संपत्ति चाहिए। उसने क्या चुना है? सफलता चाहिए। किसका अनम्यूट है? और किसी और की आवाज आ रही है? अच्छा, ठीक। तो उसने क्या चीज चुना? सारी चीजें अच्छी अच्छी चुनी। तो मैं उससे एक सवाल पूछता हूं कि जो तुम मुझे करने के लिए कह रहे हो, या जो उसके लिए जरूरी है उसे करने से रोक रहे हो, तो क्या पॉसिबिलिटी है कि ये चीजें तुम्हें मिलेंगी? अच्छा, अब अपने मन से पूछो आप, हे मन, सबके सब पूछो, सब पूछो, हे मन, अगर तुम्हें सुख भी ना मिले, संपत्ति भी ना मिले, अच्छे रिश्ते भी ना मिले,
कुछ भी अच्छा ना मिले तो तुम्हें कैसा लगेगा? क्या बोलेगा आपका मन? टेंशन हो जाएगी। तो अब उससे फिर अगला सवाल पूछना है आपको अपने मन से। ये होता है, अब देखो मैं अब आपके इंटेलेक्ट का यूज करवा रहा हूं। यहां पे बुद्धि सवाल पूछ रही है मन से, यानी बुद्धि मन की प्रोग्रामिंग कर रही है कि तुम्हें सपोर्ट में आना पड़ेगा। क्योंकि एक शब्द याद रखिए आप, बुद्धि की शक्ति को मन के लगन की जरूरत होती है। ध्यान समझिएगा आप, मन की लगन, इसीलिए एकाग्रता मन की होती है। समझना इस बात को ध्यान से। अगर मन आपका डाइवर्टेड है, डिस्ट्रैक्टेड है, तो बुद्धि को भगाता रहेगा वो। आप देखना हमेशा आपके इमोशंस ही आपकी बुद्धि को भगा के लेके जाते हैं, हाँ या ना? अब मेरा मन मूवी देखने का कर रहा है, मन खाने का कर रहा है, मन कहीं जाने का कर रहा है। बुद्धि समझा रही है लेकिन समझ नहीं पा रहा है मन। क्यों? क्योंकि बुद्धि से मुझे मन की काउंसलिंग करनी नहीं आ रही है। अब आपको क्या करना है? अपनी बुद्धि से, मन से सही सवाल पूछना सीखना है। सही सवाल, जैसे मैंने अभी आपसे पूछा, मैं ऐसे पूछता हूं। अब आप सब सुनिएगा ध्यान से, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मैं कैसे पूछता हूं, शायद ये आपको एक अनुभव कराए। मैं हमेशा पूछता हूं अपने मन से, अच्छा मन तुम्हें क्या क्या चीज चाहिए? जैसे मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मेरा मन कर रहा है कि ना थोड़ा टाइम वेस्ट कर लूं। मैं आपको थोड़ा सा, सबका मन करता है ना थोड़ा टाइम वेस्ट कर लो। वेस्ट कर लो माना कुछ देख लो, यूट्यूब पे कुछ देख लो, कुछ फेसबुक कर लो, किसी से फोन पे बात कर लो, तो टाइम वेस्ट कर लो। फिर मैं पूछता हूँ कि अच्छा मन तेरे को क्या चाहिए लाइफ में? सक्सेस चाहिए? हाँ चाहिए। खूब सारा पैसा चाहिए? हाँ चाहिए, है ना? अपने प्रोफेशन में बेस्ट करना? हाँ चाहिए। अच्छा तपस्वी बनना? हाँ चाहिए। अगर तू ये वाला काम करेगा इतनी देर तक जो तू करने वाला है, इतना वाला टाइम वेस्ट करेगा, तो क्या ये वेस्ट करने के बाद ये सारी चीजें तेरे को मिलेंगी? अच्छा जवाब क्या आएगा? अगर आप टाइम वेस्ट कर रहे हो तो सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी। जवाब मन भी यही जवाब देगा ना, हाँ नहीं मिलेगी। तो तुम्हें सफलता का सुख चाहिए या असफलता का दुख? पूछो मन से, तो मन क्या बोलेगा? सफलता का सुख चाहिए। तो मन से एक बात और पूछो, मन तुम ये बताओ कि अगर तुम्हें सफलता का सुख चाहिए तो उसके लिए प्राइस कौन पे करेगा? हु विल पे द प्राइस? उसके लिए मेहनत कौन करेगा? अच्छा फिर एक मन से एक सवाल मैं और पूछता हूं, अच्छा मन एक बात और बताओ, क्या छोटी मेहनत से किसी को भी बड़े फल मिलते हैं? कभी ऐसा हो सकता है चपरासी की मेहनत करूं और आईएएस बन जाऊं? हुआ किसी के साथ ऐसा? 33% की पढ़ाई करके 98% ले आऊं? कभी ऐसा हुआ है कि मैं 100 रुपए की चीज थी 10 रुपए दे करके 100 रुपए की चीज ले आऊं? कभी ऐसा हो सकता है कि छोटे एफर्ट से बड़े रिजल्ट मिल जाएं? क्या ये सिद्धांत कहता है? नहीं। तो मन भी आपको यही जवाब देने वाला नहीं। फिर मैं मन से पूछता हूं कि अच्छा तुम बताओ कि शॉर्ट टर्म प्लेजर में खुश रहोगे और बाद के घंटे का दुख झेलना पसंद है, या इस समय का प्लेजर पोस्टपोन करके खुशी लेना चाहोगे? हर बार आपको मन की, क्या एक दिन में मन सुधर जाता है? नहीं, सालों लगते हैं। मैं आपको यहाँ पे कुछ भी चमत्कारिक बताने नहीं आया हूं। आप यहाँ पे ये मत सोचिए कोई यहाँ पे लाइट आ जाएगी और आपको एकदम वरदान के रूप में मिल जाएगी और आपका कोई काम हो जाएगा करके, है ना? मैं बहुत प्रैक्टिकल हूं इस मामले में। मैं राजयोग की पढ़ाई कर रहा हूं क्योंकि मैं ये पढ़ाई है। अगर ये भक्ति मार्ग टाइप का कोई चमत्कारिक कार्यक्रम होता तो मैं बिल्कुल नहीं करता इसको, क्योंकि मुझे चमत्कारों में कोई विश्वास ना तो है और ना मैं करना चाहता हूं। ठीक है, समझ आ रही है मेरी बात आपको? हाँ, क्लियर हो रही है? सो इंपॉर्टेंट, जब आप ये बात करोगे तब आपका मन आपसे कहेगा नहीं हमें क्या करना है, मेहनत करना, मैं तैयार हूं। मैं मन से पूछता हूं अच्छा तुझे अमीर आदमी का मन बनना है या गरीब आदमी का? तो मेरा मन कहता है मुझे अमीर आदमी का मन बनना है। मैं अपने मन से पूछता हूं अच्छा तेरे को कंफर्टेबल साधनों वाला मन बन के रहना है, एक ऐसे इंसान का मन बन के रहना है, या दुख दर्द आफतों का मन बन के रहना है? तो मेरे को बोलता है नहीं नहीं मेरे को कंफर्टेबल वाला मन बन के रहना है। तो मैं उसको बोलता हूँ क्या ये बिना मेहनत के मिलते हैं? तो मेरा मन कहता है कि नहीं नहीं बिना मेहनत के नहीं मिलते हैं। तो तुम मुझे मेहनत में सहयोग करोगे? बोलता हाँ करूंगा। बस तो करने लग जाओ। आपको कभी किसी से काउंसिल की जरूरत नहीं पड़ेगी यदि आप खुद की काउंसलिंग करना सीख जाते हो। आप बताओ पॉसिबल है या नहीं? तो इसके लिए किसको ताकतवर बनाना है? बुद्धि को। लिख लो आप अपने पास में, हमें अपनी बुद्धि को मन से सही सवाल पूछना सिखाना है।
We need to teach and train the intellect to ask right question to the mind. जब आपकी बुद्धि मन से सही सवाल पूछती है तो आपका माइंड रियलाइज करना शुरू कर देता है, आपका मन रियलाइजेशन के जोन में चला जाता है, और जब आपका मन रियलाइजेशन में जाता है तब उसके लिए कुछ भी चीज को स्वीकार करना आसान हो जाता है। आप खुद देखो, जिस चीज की गलती आपने रियलाइज की होगी उसको परिवर्तित करना आपके लिए आसान हो गया होगा। हाँ या ना? हाँ या ना? होता है ना ये चीज। अब जो कि मैंने आपको 4 चीजें लिखवाई भी थी, तो अब लेकिन इस इंटेलेक्ट को डिजाइन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अपने जो हमारे चारों इंटेलिजेंस हैं उन पर काम करना पड़ेगा, क्योंकि आपके जो, अब देखिए ध्यान से देखिएगा मेरी बात को, आप सब ना अपने अपने वर्क जो आपने लिखे होंगे उन वर्क को बहुत ध्यान से देखिएगा। जितने भी काम होते हैं, अब ये काम जो होते हैं ना आपके कुछ कुछ कैटेगरी में होते हैं। इनमें से कुछ काम होते हैं जो आपके पर्सनल लाइफ के काम होते हैं, पर्सनल एकदम। कुछ काम होंगे जो प्रोफेशनल होते हैं आपके, ठीक। कुछ काम कैसे होते हैं आपके जो समाज के लिए करते हैं, आप सोशल के लिए करते हैं। पर्सनल हो गए, प्रोफेशनल हो गए, सोशल हो गए, और इसके अलावा मैं ज्यादातर फैमिली एंड रिलेटिव की बात कर लेता हूं। चलो, इंसिडेंट, ये 4 सबसे इंटेंसिटी वाले काम होते हैं, और इन सबसे ऊपर मैं तो यही लेके चलता हूं, गॉड, क्योंकि उसके साथ में कनेक्टिविटी भी मेरा एक मेन काम होता है। अब इन सारे कामों के लिए अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो आपको चारों इंटेलिजेंस की जरूरत पड़ने वाली है। पहला इंटेलिजेंस है जो हमने पहले बात करी, रैशनल इंटेलिजेंस। रैशनल इंटेलिजेंस हमेशा समझ लीजिएगा, ये आपका कॉन्शियस माइंड होता है, कॉन्शियस माइंड होता है रैशनल इंटेलिजेंस जो होता है। आज मैं इसी की बात थोड़ी सी करना चाहता हूं आपके साथ, क्योंकि जल्दी खत्म भी हो जाएगा। थोड़ी सी बात कर लेते हैं, थोड़ा सा अगर डिले हो भी रहा है तो थोड़ा सा पेशेंस रखना। आप देखिए, आप जितने भी काम शुरू करते हो करना, उसको सीखने के लिए कौन से माइंड से सीखना पड़ता है आपको? कॉन्शियस से या सबकॉन्शियस से? एसपी भाई आप बताइए, कौन से माइंड से? भाई साहब कॉन्शियस माइंड से। कॉन्शियस माइंड से, पक्की बात ना? जैसे हम कार चलाना भी सीखते हैं, तो कार चलाना कैसे सीखते हैं हम? कॉन्शियस माइंड से। अच्छा, अब एक बात और सुनिएगा, जवाब देते जाना मेरी बात का, ताकि सभी को कनेक्टिविटी आ जाए। जब आप कॉन्शियस, जैसे आपने पहली बार जब कार चलाना जानते हैं, आप कार चलाते होंगे आप अपनी? जी जी। अच्छा, जब आपने पहली बार अपनी कार ड्राइव करी थी तो आपसे अच्छी तरह चल रही थी कार? नहीं, डर भी लग रहा था ना? बिल्कुल डर भी लग रहा था, और ये लग रहा था कि 5 चीजें हैं और 2 हाथ और 2 पैर हैं, और 5 चीज देखनी है हमें, कैसे उनको कोऑर्डिनेट करेंगे। अच्छा, उस समय पर आपका पूरा ध्यान कार पे ही होता है। जब आप कार सीख रहे हो तो सभी साथी सुनना, चाहे आप कुछ भी सीखा, चाहे कोई माँ ने रोटी बनानी सीखी है, मतलब किसी ने कुछ भी काम सीखा होगा पहली बार, बताओ आप में से किस किस की पहली बार में रोटी गोल बनी है? कोई माताएं जितनी बैठी हैं आज तक किसी की बनी हो? सबका इंडिया का नक्शा बना होगा पहली बार में, क्योंकि मैं तो रोटी बनाना जानता हूँ, मेरा भी नक्शा ही बना था। फिर पता है कैसे करता था मैं? तो ऐसे ऐसे दबा दबा के हाथों से गोल करता था उसको, खींच खींच के, यहाँ से कान खींचा, वहां से कान खींचा, हाथ चारों तरफ से लगाए, गोल करी और फिर डाली। गोल नहीं बन पाती थी। और अब क्या होता है, अब मैं कहीं भी देखता रहता हूँ, बेलन नीचे घूमता तो गोल ही बनती है वो। क्यों? कॉन्शियस से कर रहे थे तो अच्छी तरह काम नहीं हो रहा था। ध्यान सुनिएगा मेरी बात, कार अच्छी नहीं चल रही थी, डर भी लग रहा था, लेकिन जब आप कॉन्शियस से करते गए, रिपीटेडली करते गए, जब किसी काम को सीखना शुरू करते हैं, इट लुक लाइक टफेस्ट वर्क इन द वर्ल्ड, बट जब आप उसे करते जाते हैं, धीरे धीरे क्या होता है, वो सबकॉन्शियस चला जाता है। फिर आज जब कार चलाते होंगे तो आपका 1% ध्यान भी कार पे नहीं होगा, ऑटो मोड में चला जाता है। ऑटो मोड चला जाता है। यही यात्रा सीखनी है हम सबको, कैसे हम कॉन्शियस से सबकॉन्शियस तक जा सकें, क्योंकि जब भी कोई काम आपके सबकॉन्शियस में पहुंच गया, आपके लिए वो काम करना आसान हो जाता है। और ये आपके लिए हर कार्य के लिए है,
लेकिन ये याद रखना, रैशनल, अब मैंने ये बात आपको और क्यों समझाई, जब आप रैशनल माइंड से कोई काम करते हैं, ध्यान से सुनना प्यारे भाई बहनों, जब हम रैशनल माइंड से कोई काम करते हैं, हमारी ऊर्जा भी ज्यादा लगती है, हमारा अटेंशन भी ज्यादा लगता है, हमारे एफर्ट भी ज्यादा लगते हैं, बट रिजल्ट छोटे आते हैं, अच्छे नहीं आते हैं, थकाने वाले होते हैं। इसलिए रैशनल माइंड हमेशा आपको थकाएगा, लेकिन उस थकावट के समय यदि आपने अपने मन को यह संभाल लिया कि बेटा कोई बात नहीं, एक दिन बिना थके भी तुम बहुत ज्यादा काम करने वाले हो, बस उतना पेशेंस रख लो, तो एक दिन वही काम आपके लिए फिर क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, मल्टीप्लाइड हो जाएगा और उस काम से आजाद भी हो जाएगा। हाँ या ना? राजयोग मेडिटेशन क्या करेगा? राजयोग मेडिटेशन जो रेस्ट, ध्यान सुनिएगा, आपके कॉन्शियस माइंड से सब कॉन्शियस तक पहुंचने के बीच का जो पेशेंस चाहिए, उस पेशेंस को बिल्ड करेगा। सबके पास, आपके पास कॉन्शियस माइंड भी बराबर है, सबकॉन्शियस माइंड भी सबके पास बराबर है। भगवान ने अपने किसी बच्चे को कम या ज्यादा नहीं दिया है, बस जरूरत है तो बीच की उस मसल को बिल्ड करने की जिसका नाम पेशेंस है, और वो बिल्ड होती है किससे? मेडिटेशन से। कैसे होती है वो बिल्ड? जैसे शरीर में दो व्यक्ति हैं, 60 किलो के हैं, दोनों 60 किलो के, हड्डी मास 60 किलो दोनों में, दोनों जिम जाते हैं। एक जिम इंस्ट्रक्टर की सभी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके जिम करता है, डाइट के लेवल पर, ट्रेनिंग के लेवल पर, और एक होता है जिसने एडमिशन ले लिया, फीस दे के आता है, बस ट्रेडमिल पे घूमता रहता है और चला आता है। किसके शरीर की 60 किलो में ज्यादा ताकत आ जाएगी? जो ट्रेनिंग के पूरा फॉलो करेगा। हाँ या ना? जिनको लगता है मैं सही कह रहा हूं, यस। जबकि भगवान से दोनों को बराबर चीज मिली थी, लेकिन जो चीज मिली थी उसका सदुपयोग जिसने किया, उसने उसी 60 किलो की संपूर्ण शक्ति को बाहर निकाल लिया। जब मैं पहली बार जिम गया था तो मुझे ट्रेनर ने बताया कि एक इंसान में जितने किलो का वो होता है, उसका 2.5 गुना वजन उठाने की कैपेसिटी होती है उसकी मसल्स में। जैसे शरीर की एक्सरसाइज, ध्यान से सुनिएगा, जिस अंग की करोगे उसी अंग को ताकतवर बनाता है, ऐसे ही मेडिटेशन वो एक्सरसाइज है जो आपके मन और बुद्धि के कोऑर्डिनेशन को इंप्रूव करता है। एंड व्हाट इज मेडिटेशन? मेडिटेशन इज अ ट्रेनिंग विच साइलेंट योर माइंड, विच कैन साइलेंट योर माइंड, जो आपके माइंड को साइलेंट कर सकती है कॉन्शियसली। एक होता है हम प्रकृति में गए, पानी में गए, कहीं गुम हो गए, थोड़ी देर के लिए शांत हो गए, वो शांत होना इतना फ्रूटफुल नहीं होता जितना मुझे खुद शांत करना आ जाए अपने मन को, वो फ्रूटफुल होता है। क्योंकि वातावरण सदा मुझे नहीं मिलेगा, लेकिन मैं सदा मेरे साथ हूं। अगर मैंने अपनी बुद्धि को ट्रेनिंग से इतना तैयार कर लिया कि वो मेरे मन को साइलेंट करना सीख जाए, तो मेरे लिए आसान काम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? और बहुत गहरी बात लिखा हुआ, साइलेंसिंग करके अपने माइंड की, जो अपने माइंड को साइलेंट करते हैं, उनका जो इंटेलिजेंस है वो दूसरा इंटेलिजेंस जाग जाता है जिसका नाम है इंट्यूएटिव इंटेलिजेंस। लिख लीजिए इस बात को। जो लोग कॉन्शियसली मेडिटेशन की हेल्प से अपने मन को शांत करना सीख जाते हैं, उनका दूसरा इंटेलिजेंस जाग जाता है, जिस इंटेलिजेंस का नाम है इंट्यूएटिव इंटेलिजेंस, जो माताओं बहनों में ज्यादा होता है। उनको इंट्यूएशंस ज्यादा आती हैं, क्योंकि जिनका इमोशनल माइंड होता है उनका इंट्यूएटिव माइंड ज्यादा जल्दी जागता है कंपेयर टू लॉजिकल माइंड्स। इंट्यूएटिव माइंड की खास बात होती है, आप देखो उसमें महत्व, कभी कभी बोलते हैं ना, किसी के ये पूछो भाई आप ये क्यों कर रहे हो, बोलते हैं नहीं नहीं मेरे को फील हो रहा है कि मेरे को ये करना चाहिए करके। क्यों फील हो रहा है? कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन उस फीलिंग के साथ चलते ही क्या होता है? काम हो जाता है, सुरक्षा हो जाती है। आप इसे ही, इस चीज को, हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, सिक्स सेंस जिसको बोलते हैं, यस, इंट्यूएटिव इंटेलिजेंस कहते हैं इस चीज को। और इंट्यूएटिव इंटेलिजेंस जिसने जगा लिया,
वो बिना मेहनत के जिंदगी जीता है, खुशहाल जिंदगी। उसी जिंदगी को चमत्कारिक जिंदगी का नाम देते हैं दुनिया में। एक्चुअली वो कुछ नहीं है, द पीपल हु साइलेंट देयर माइंड कॉन्शियसली, उनका वो इंट्यूटिव इंटेलिजेंस जाग जाता है और उनको वो टचिंग्स आ जाती हैं वक्त से पहले, और इसीलिए उनके काम सहज होने शुरू हो जाते हैं। सो मेडिटेशन विल हेल्प किस चीज में? वो आपको मदद करेगा आपके मन को शांत करने में और आपके इंट्यूटिव इंटेलिजेंस को जगाने में, आपकी उस टचिंग पावर को जगाने में, जिससे आपके सभी काम सहज होने शुरू होंगे। और ध्यान रखना, जिनका भी इंट्यूटिव इंटेलिजेंस जाग जाता है वो कम मेहनत में ज्यादा रिजल्ट पाते हैं। कम मेहनत ज्यादा रिजल्ट, कम मेहनत ज्यादा रिजल्ट। अंडरस्टैंड करेगा इस बात को। और इसका मैं प्रमाण देता हूं आपको। जितने भी साइंटिस्टों ने आज तक रिसर्च की हैं, सारी रिसर्च उनकी इंट्यूटिव इंटेलिजेंस से हुई है। वे तो फेल हो गए थे, थक गए थे, उठा के फेंक दिया था उन्होंने तो चीजों को, लेकिन अचानक से उनमें कुछ चीजें हुई। किसी को सपने में दिखाई दी उसकी रिसर्च, किसी को फेंकने के बाद वो चीज दिखाई दी, कोई बैठा था ऐसे ही बैठा बैठा उठती हुई केतली के ढक्कन को देख करके थॉट आ गया उसको। उसमें कोई उनके बहुत लॉजिकल माइंड का इस्तेमाल नहीं था, लॉजिक इस्तेमाल कर करके तो थक चुके थे वो। जब उन्होंने अपने मन को शांत करके बैठ गए, क्या बस की नहीं है करके रिलैक्स हो गए, समझ लीजिए ना, द स्टेज ऑफ रिलैक्सेशन ऑफ माइंड एम्पावरिंग द इंट्यूटिव इंटेलिजेंस। जितना मन को शांत रखेंगे उतना आपका इंट्यूटिव इंटेलिजेंस जाग जाएगा और आप हर असंभव को संभव करने में सक्षम हो जाएंगे। एंड राज योगा मेडिटेशन डू दिस फॉर यू। जब आप ये टेक्निक सीख जाते हो, फिर मेडिटेशन क्या चीज है उसके ऊपर भी चीजें आगे धीरे धीरे आने वाली। तो आज आपको समझ आई कुछ बातें, कुछ चीजें क्लियर हो रही हैं आपको, क्लियर हो रही हैं। तो आज हमने दो चीजों बात करी है, फिर हम बात करेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस की। अभी इनकी और भी डिटेल करेंगे, बहुत डिटेलिंग है इन चीजों में। एक्चुअली क्या है कि डेप्थ तक जाना है हमें, अभी और बहुत सारे सेशंस लगेंगे। इसलिए अच्छा, आप लोगों को लगता है कि ये सेशंस आपके लिए यूजफुल है या खाली आत्मा परमात्मा कराना है? ये चीज ज्यादा जरूरी है। मैं आपको देखता हूं बहुत सारे भाई बहन हमारे कितने पुराने पुराने हो जाते हैं, संस्कार ही नहीं बदल रहे, आज भी दुखी रहते हैं, वो इतने इतने समय से ज्ञान में चलते रहते हैं, आत्मा बदलती ही नहीं है। और वो कहते हैं हम 10 साल से ज्ञान में, कोई बोलते हैं 15 साल से ज्ञान में, कोई बोलते हैं 20 साल से ज्ञान में। क्यों नहीं आदत बदल रही है? बिकॉज दे डोंट नो व्हाट दे डोंट नो। उनको पता ही नहीं है कि उनको क्या नहीं पता है ना? और ये जो पूरा सेशंस है ये इसी चीज पे काम करेंगे। किसी के मन में कोई सवाल है, कोई पूछना चाहते हैं, कोई सवाल पूछना चाहते हैं? कोई बात। अभी हम कल जो सेशन करेंगे, ध्यान समझिएगा, कल भी जो सेशन होगा हमारा, हम दो चीज पे तो बात करेंगे। अच्छा, जिनके हाथ उठे हैं सवाल पूछना है क्या इनको, जिन्होंने हैंड रेज किए हुए हैं? जी प्रमोद जी बताइए। हाँ जी बोलिए, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया, बताइए। ऐसा है कि कल आपने ये कहा था कि मन थकता नहीं है जी, तो मैंने पूरे दिन अपने घर का काम किया है, जो भी कार्य होता है ना, उसके बाद मैंने 2 घंटे योग लगाया है, मुरली भी सुनी जी। लेकिन उसके बाद भी मैं और योग करना चाह रहा था घर पर, लेकिन मेरा जो है शरीर अलाउ नहीं कर पाया। मैं सीनियर सिटीजन भी हूँ जी जी तो जी। जैसे कि आपने ये कहा कि मन नहीं थकता है, तो मन तो मतलब करने को तैयार था कि मैं आगे योग करूं, लेकिन शरीर अलाउ नहीं कर रहा था, थकान की वजह से या मतलब सीनियर सिटीजन वजह जो भी। नहीं, इसमें एक बात समझनी है। हाँ बताइए। शरीर की लिमिटेशन है जी, मन की लिमिटेशन नहीं है। मन कर रहा था ना करने के लिए, तो हम क्या कर सकते थे, हम मन को ऐसा भी डिजाइन कर सकते हैं लाइक ब्रह्मा बाबा। अभी खैर बाकी क्योंकि यहाँ पे नए साथी भी होंगे वो नहीं समझेंगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ जो लोग आप पुराने हैं वे पुराने जैसे सवाल अभी ना पूछें, वो धीरे धीरे बाद में पूछें, है ना। क्योंकि पुराने वाले, क्योंकि इसमें ये कोर्स है ना, इसमें नए साथी भी जुड़े हुए हैं जिनको पता ही नहीं है मुरली क्या होती है या योग क्या होता है। पर फिर भी आपने पूछा तो मैं इतनी बताता हूँ,
हमें तैयारी ऐसी करनी है कि मेरा जीवन ही निरंतर योगी हो जाए, जहां पे थकावट का कोई रोल ही ना रह जाए। तो मेरी नींद भी योग हो सकती है, मेरा रेस्ट की कंडीशन भी योग हो सकती है, क्योंकि योग कोई किसी प्रकार की बैठने की एक्टिविटी का नाम नहीं है। योग का मतलब ही है कनेक्शन, कनेक्शन विद द हाईएस्ट एंड कनेक्शन विद द सेल्फ, दैट इज कॉल्ड योग। तो इसीलिए आपने बिल्कुल सही कहा, शरीर की तो लिमिटेशन है, शरीर तो थकेगा ही थकेगा, थकेगा तो वो रेस्ट भी मांगेगा। तो ऐसा नहीं अगर मेरा योग करने का मन है तो मैं लेट जाऊंगा तो मेरा योग हो जाएगा। नींद भी मेरी योग बन सकती है। जैसे दूसरा ये जैसा कि आपने कहा कि कॉन्शियस माइंड से हम कार्य करते हैं तो जल्दी थकते हैं। अब हम माइंड प्रकृति के बीच में जो ज्योति बिंदु आत्मा है उसका कनेक्शन जो है हम परमात्मा से ज्योति बिंदु का करते हैं, तो माइंड को बहुत कंसंट्रेट करना पड़ता है, माइंड को एकाग्र करना पड़ता है, तो उसमें माइंड थकान सी लगती है। नहीं, ये करना ही नहीं है। दिस इज नॉट योग जी, यही रॉन्ग प्रक्रिया है योग की। तो फिर क्या है? मतलब योगा इज अ रिलेशन, रिलेशन इज अ खूबसूरती। आप जब किसी को प्यार करते हो उसे देखो, आप लैला मजनू का एग्जाम्पल दिया जाता है, हीर रांझे का एग्जाम्पल दिया जाता है। जब कोई किसी से प्यार करता है उसका प्यार की याद उसे थकाती नहीं है, ना ही वो बोझिल लगती है, ना ही वो प्रेशर देती है। क्योंकि हम यहाँ पे योग यही तो गलती कर रहे हैं, हम इसे एक्टिविटी बना रहे हैं, बिंदी से बिंदी जोड़ने वाली एक्टिविटी। दिस इज नॉट योग। अगर योग थका रहा है वो योग किसे, योग माना कम्युनिकेशन, बातचीत करना, गॉड के साथ में रिलेशनशिप बनाना, दैट इज कॉल्ड योग। तो नहीं, मेरा समझना ये कि माइंड में जो पॉइंट ऑफ लाइट है आत्मा और बाबा की जो दया की किरणें हैं, शक्ति की किरणें हैं, वो जब योग लगेगा, कनेक्शन होगा, तभी हमें शक्ति मिलेगी। नहीं, बाकी आप क्लियर कर दीजिएगा। नहीं, ये चीज नहीं है, ये कभी नहीं है। अगर आप बहुत जाकर के ध्यान से बाबा के वाक्यों को पढ़िए, फिर क्या कहा है बाबा ने। बाबा क्यों कहता है मैं 2 बजे से उठ के विचार सागर मंथन करता हूँ। आप समझिए, मन जो मन हमारा प्रॉपर्टी है, उसका काम ही है ऑलवेज क्रिएटिंग थॉट्स। तो बस हमारा योग का अर्थ क्या हो गया, एम्पावरिंग योर थॉट एंड प्योरिफाइंग योर थॉट। अगर आपके मन में सदा ही शुद्ध और शक्तिशाली विचार आते रहें तो मन कभी थक ही नहीं सकता। वही योग है, मन को तैयार करना अच्छे विचारों से और शक्तिशाली विचारों से। जैसे मैं बताता हूं, परमात्मा को याद करना अर्थात परमात्मा की शिक्षाओं को याद करना, परमात्मा की आज्ञाओं को याद करना, ना कि उनके रूप को याद करना। दिस इज अ रॉन्ग कम्युनिकेशन विद द पीपल। लोग यही गलत प्रक्रियाओं कारण से वो उम्मीद करते थे कोई किरणें आ रही हैं उतर के, कोई किरण विरण नहीं आती है। असली किरण है समझ, असली किरण है फीलिंग का रिप्लेसमेंट, असली किरण है अच्छे थॉट का जन्म होना। जब वे आ जाते हैं वही हमारे मन की शक्ति है। मन की शक्ति किससे होती है, विचारों और भावनाओं से। बुद्धि की शक्ति किससे होती है, नॉलेज अंडरस्टैंडिंग से। तो इनका भोजन, इनकी शक्ति उससे है, ना कि बैठ करके कोई लिंकिंग करनी है किसी प्रकार की। हमें समझना है इन चीजों को, ये कोई फिजिकल प्रक्रिया नहीं है। अभी खैर आप बाद में सवाल पूछिएगा, ये सवाल तो बहुत लास्ट के क्वेश्चंस हैं जो आप पूछ रहे हैं ना, ये कोर्स की स्टार्टिंग के क्वेश्चंस नहीं है। यस, ठीक है। देखिए मैं फिर बोल दूं, जो भी आप में पुराने भाई बहन कोर्स कर रहे हैं वे अपने सवाल लिख लीजिए। जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूं, आपके इन सब सवालों के बहुत डेप्थ तक आंसर करने वाला हूं मैं। ये सवाल बहुत अच्छे हैं जो आज प्रमोद जी ने पूछे हैं, लेकिन क्योंकि इससे आपके सवालों के जो उत्तर होंगे ना, आपको पता चलेगा कि अभी तक जो आप योग करते आ रहे हो वो योग की प्रक्रियाएं ठीक ना होने कारण से परिवर्तन नहीं आ रहे थे। उसमें क्षणिक अनुभव तो हो जाते थे, अच्छा सा लग जाता था। वो अच्छा सा लगना क्या मुझे अच्छा बना रहा था, मैं योग लगाने वाला योगी बन रहा था, या मेरी जीवन ही योग बन रही थी? ये समझने की बात है ना। तो हम यहाँ पे संस्कार परिवर्तन के लिए आए हैं, हम यहाँ पर संस्कार निर्माण करने के लिए आए हैं। ये अंडरस्टैंडिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो ये चीजें हम धीरे धीरे करते जाएंगे और चीजें समझ में आती जाएंगी। ठीक है, चलिए 1 मिनट का साइलेंस करते हैं। अपने माइंड को आप थॉट देंगे, सब थॉट दें अपने मन को। अपने मन को थैंक यू बोलें।
प्यारे मन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जो तुम मुझे सदा साथ देते हो। तुम्हारे कारण ही मैं अपने सभी लक्ष्य पूरे कर पाता। ऐसा फील करे अंदर में, मेरा मन सदा मेरी बुद्धि का साथ देता है। प्यारे मन, तुम बहुत अच्छे हो, तुम मेरे अच्छे दोस्त हो। तुम्हारी मदद से ही मैं अपनी भावनाओं को शुद्ध कर पाता। तुम्हारी लगन के कारण ही मैं जीवन में आगे बढ़ रहा हूं। मीठे मन, तुम बहुत प्यारे हो, प्यार से भरपूर हो। तुम बहुत शांत हो। तुम मुझे सदा अच्छे विचार पैदा करने में मदद करते हो। तुम मुझे सदा अच्छा रास्ता दिखाते हो। तुम सदा मुझे अच्छे निर्णय लेने में मदद करते हो। तुम्हारी प्रीत सदा परमात्मा से लगी है। शुक्रिया मेरे मन, तुम बहुत सुंदर हो। तुम्हारे सहयोग के कारण मेरी बुद्धि सब कुछ बहुत जल्दी सीख लेती है। तुम्हारे इस सहयोग के लिए धन्यवाद। ओम शांति। अब एक चीज बताऊं, वो बोलो जो चाहिए, वो नहीं जो चल रहा है। अगर आपका मन बिल्कुल सहयोग नहीं करता ना, इसे थैंक यू बोला करो रोज। थैंक यू मन, तुम मुझे बहुत सहयोग करते हो। उल्टा बोलते जाओ। जैसे कोई व्यक्ति आपका कोई काम ना कर रहा, उसको आप थैंक यू बोलो तो करने लगेगा ना। उसे लगेगा इतना थैंक यू बोल रहा है, कर ही देता हूं। तो ऐसे ही आपका मन एक दिन आपका साथ देना शुरू कर दो, बुद्धि का सहयोगी बन जाएगा। ये जितना उल्टा करे उतना ही बोलो थैंक यू, तुम बहुत प्यारे हो। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, प्यार प्यार से काम निकालते हैं ना। ट्रीट योर माइंड लाइक अ चाइल्ड, स्वीट चाइल्ड। हमेशा इसकी तारीफ करो। देखो, मन को सदा ना एप्रिशिएशन पसंद होता है। मन को सदा अच्छा अच्छा सुनना पसंद होता है। आप देखो, जब कोई आपको अच्छा बोलता है तो आपको अच्छा लगता है ना, सभी को। ऑल ऑफ यू फील गुड ना। ये खासियत है मन की। तो आप खुद बोलो अपने मन के लिए अच्छा। जब दूसरों से सुनने की उम्मीद रखते हो अपने लिए अच्छा, तो खुद भी तो अच्छा बोल सकते हो ना। दैट्स इट। ठीक है। ओम शांति। गुड नाइट। टेक केयर।